Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, आशा करती हूँ मैं कि आप घर पे सेफ हैं, हेल्दी हैं और आप अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। क्लास 12 हिस्ट्री की हम बात करें आज। क्लास 12 हिस्ट्री में हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर के बारे में हम इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो रीड कर चुके हैं। अब इसके बाद टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द विजयनगर एम्पायर। स्टूडेंट्स, विजयनगर एम्पायर के बारे में एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये खुद में ही एक कैपिटल भी था, खुद में ही एक एम्पायर भी था। 1336 में स्टैब्लिश किया गया था बाय हरिहर एंड बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद 4 जो डायनेस्टीज थी उन्होंने इसके ऊपर रूल किया और 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा में इसके बाद जो ये साम्राज्य था वो पतन की तरफ जाना शुरू हो गया था। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। ट्रेवलर्स, यात्रियों के बारे में देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर के दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान यात्रा करने वाले कौन कौन से ट्रेवलर्स थे, साथ में कौन कौन से कंट्रीज थे वो हमारे इंडिया में आए थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, जिन्होंने कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था विजयनगर साम्राज्य का, चाहे वो सोसाइटी के बारे में हो, चाहे वो इनके जो वाटर मैनेजमेंट का था उसके बारे में हो, सिटीज के बारे में हो इसके, या फिर किसी भी तरह से कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जब हम बात करते हैं स्रोतों के रूप में, एविडेंस के रूप में, तो जो ट्रेवलर्स हैं, इन ट्रेवलर्स के लिखे हुए जो वृतांत हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है विजयनगर साम्राज्य की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। ट्रेवलर्स को देखते हैं कि कौन कौन से जो ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, वो इंडिया में आए विजयनगर साम्राज्य के दौरान। सबसे फर्स्ट निकोलो दे कांती। निकोलो दे कांती कौन थे? ये एक इटालियन ट्रेवलर थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की यात्रा की, ट्रेवलिंग की। उसके बाद सेकंड आए अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक एक पार्शियन ट्रेवलर थे। साथ में फर्नेको नोइजी। फर्नेको नोइजी कहां से थे? पुर्तगाल के थे। अब फर्नेको नोइजी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने जो विजयनगर के सिटीज थी, जो शहर थे, उनका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन अपने बुक्स में किया है। उसके बाद डोमिंगो पेस, एक और कह सकते हैं। डोमिंगो पेस कहां से आए थे? ये भी पुर्तगाल के निवासी थे। डोमिंगो पेस ने भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर कहीं हमें बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है तो वो हमें मिलता है डोमिंगो पेस का। डोमिंगो पेस पुर्तगाल के जो ट्रेवलर थे वो आए थे विजयनगर एम्पायर की, इन्होंने ट्रेवलिंग की, यात्रा की, पूरा का पूरा विजयनगर का कह सकते हैं कि बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन इन्होंने अपनी बुक्स में दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स हैं। बाकी बहुत सारे ट्रेवलर्स थे, बट कह सकते हैं कि एक एविडेंस के रूप में जिनकी बुक्स को हम यूज कर सकते हैं विजयनगर एम्पायर के एक स्रोत के रूप में, उनमें नाम मैंने आपको बताया, निकोलो दे कांती, अब्दुल रज्जाक, फर्नांडो नोइज और डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस की जो एविडेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर में। अब उसके बाद आता है कि जब 1800 में कोलिन जो मैकेंजी थे, जिन्होंने की सबसे फर्स्ट साइट इसकी जो विजयनगर साम्राज्य थी उसकी खोजी थी, तो कहते हैं कि उन्होंने जब अपने कार्य को स्टार्ट किया तो उनके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आई थी। अब इन डिफिकल्टीज को उन्होंने किस टाइप से, क्या कह सकते हैं कि एक एक चीज के बारे में उन्होंने स्टडी की, एक एक एविडेंस की उन्होंने स्टडी की बहुत ही बारीकी से जाकर। अब उन्होंने क्या किया कि इतने विशाल एम्पायर के जब हमें साइट्स मिलती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है कि आप वहां पर किस टाइप से काम करेंगे, पूरी की पूरी प्लानिंग आपको बनानी पड़ती है। तो ऐसी ही प्लानिंग बनाई गई थी इसके मैप स्टडी करने के लिए विजयनगर एम्पायर की। मैप स्टडी के दौरान उन्होंने क्या किया था? मैप स्टडी करने के लिए ताकि हमें एक छोटी से छोटी चीज के बारे में भी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अब उन्होंने किस प्रकार से उसका मैप बनाया? तो मैप डिवाइड किया गया, डिवाइड एंटायर एरिया इनटू ए सेट ऑफ 25 स्क्वायर्स। उन्होंने क्या किया कि जो 25 एरियाज जो थे वो 25 स्क्वायर्स में उन्होंने क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया, 25 वर्ग बना दिए और इनको अल्फाबेटिकली नाम दे दिया गया A to Z टाइप में। यानी कि 25 एरियाज में, हर एक स्क्वायर में 25 एरियाज में डिवाइड किया गया, अल्फाबेटिकली नाम दिए गए A to Z के। अब उसके बाद क्या बात आती है? उसके बाद फिर दोबारा से जो इन्होंने A to Z जो इन्होंने नाम दिए थे उनको क्या किया, आगे फिर 25 हर एक पार्ट को 25 में दोबारा से डिवाइड कर दिया और ये इसी प्रकार से इसी प्रोसीजर को अपनाते रहे जब तक कि एक छोटे से छोटे एरिया का मैप रेडी नहीं हो गया था।
तो इसकी मैप रीडिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार बनते हैं कि जो मैप डिवाइड किया गया था किस प्रकार से इसकी मैपिंग की गई थी, विजयनगर साम्राज्य की जो साइट हमें मिली थी तो उसको किस प्रकार से अल्फाबेटिकली 25 में स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया, उसके बाद आगे फिर छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया गया, वो भी 25 के अकॉर्डिंग ही थे। हर एक तब तक इसको डिवाइड करते रहे जब तक एक छोटे से एरिया का की जो मैपिंग है वो नहीं हो गई थी। तो यही एक रीजन है हमारे पास कि विजयनगर जो एम्पायर के सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो हिस्ट्री है, आज वो हमारे सामने है। क्योंकि जब तक आप एक छोटे से छोटे एरिया की मैपिंग नहीं कर पाते हैं तब तक आपके पास कोई भी उस चीज का स्रोत कह सकते हैं कि कंप्लीट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं आ पाती है। तो बहुत अच्छे ढंग से मैपिंग की गई थी विजयनगर एम्पायर की, और उसके बाद एक एक छोटे से छोटे एरिया की जानकारी आज हमारे सामने है। तो ये था इसका कि मैप को किस प्रकार से डिवाइड किया गया। अब उसके बाद आता है 1976 की बात कि 1976 में जो हम्पी था वो रिकॉग्नाइज किया गया था एक साइट के रूप में। यानी कि 1976 में जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने 1976 में जो हम्पी था उसको एक इम्पोर्टेंट साइट के रूप में मान्यता दी थी। इम्पोर्टेंट साइट के रूप में मान्यता देने का मतलब यही है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो हमारे आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, उन्होंने इसको क्या किया था, उसको मान्यता दी। साथ में उसके बाद बात आती है वर्ल्ड हेरिटेज की कि वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी जो हमारा हम्पी जो साइट थी उसको मान्यता मिली हुई थी 1986 में। 1986 में इसको जो हमारा डिक्लेयर किया गया था इसको वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि वर्ल्ड विरासत के रूप में इसको रखा गया था 1986 में। और उसके बाद बात आती है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे जैसे कि कर्नाटक एसोसिएशन थी, उन्होंने भी इसको इम्पोर्टेंट साइट के रूप में इसकी अनाउंसमेंट की। उसके बाद हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इसकी इम्पोर्टेंस जो इसकी इम्पोर्टेंस थी, इसका महत्व था, उसके बारे में बताया। साथ में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया हम्पी को 1986 में। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग। इन विच ईयर वॉज हम्पी डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में कब मान्यता मिली थी इसको? 1986 में। 1986 में 1986 में जो वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व विरासत के रूप में हम्पी को क्या मिली थी? मान्यता मिली थी, डिक्लेयर किया गया था इसके। Who brought the light the ruins of the Hampi in 1800? 1800 ईस्वी में कौन था जो कि हम्पी के जो अवशेष थे उनको पूरे वर्ल्ड के सामने लेके आए, हमारे इंडिया के सामने लेके आने वाले कौन थे? यानी कि हु ब्रॉट द लाइट। अब इसकी जो टाइमिंग है उसमें कई बार इसकी जो टाइमलाइन है उसके बारे में पूछा जाता है, तो वो टाइमलाइन कौन सी है? 1800 ईस्वी। और कौन लेके आए थे? कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी का ही सबसे पहला जो कह सकते हैं प्रयास था इस बारे में कि जो विजयनगर एम्पायर है वो आज हमारे सामने, उसको हम एक चैप्टर के रूप में उसकी हिस्ट्री रीड कर रहे हैं। तो कोलिन मैकेंजी सबसे पहले इसको लेके आए हमारे सामने 1800 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं इन 1815 हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो सर्वेयर ऑफ जनरल इंडिया अपॉइंट कौन कर रहे थे, क्योंकि 1815 की हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे रूल करने वाले कौन थे? इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तो वो ही अपॉइंट करेंगे पहले सर्वेयर को। सर्वेयर का काम क्या होता है कि सर्वे करना, आप मैपिंग करना किसी भी चीज की। तो पहला जो सर्वेयर था वो कौन अपॉइंट किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया? कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी को ही अपॉइंट किया गया था, और कोलिन मैकेंजी ही थे फर्स्ट जो कि क्या कर रहे थे, जो कि हमारे सामने लेके आए थे जो हम्पी के अवशेष थे उनको सबसे पहले 1800 ईस्वी में। तो ये सारे के सारे जो कोलिन मैकेंजी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बेस हैं वो सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब उसके बाद आता है व्हाट आर गोपुरम्स। गोपुरम की बात करते हैं कि गोपुरम क्या थे। मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था जो विजयनगर एम्पायर था उसको। एक जो पार्ट था वो किसके लिए था? वो शाही आवास के रूप में था। दूसरा क्या था? सेक्रेट के रूप में, धार्मिक स्थानों के रूप में था। तो धार्मिक स्थानों में मैंने आपको बताया कि मंदिर वगैरह जो टेम्पल्स थे उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता था, मंदिर बनाए गए थे। और वो कौन सा था? वो इनका नॉर्दर्न पार्ट था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब उसके बाद आ जाती है कि गोपुरम क्या थे उसमें। गोपुरम क्या थे कि जब आप मंदिर में एंटर करते हैं, टेम्पल में एंट्री करने जाते हैं, तो उसका जो गेटवे होता है, जो उसका गेट होता है, ये गोपुरम उनको गोपुरम बोला जाता था विजयनगर एम्पायर में। और गोपुरम क्यों बोला जाता था इनको?
गेटवे क्यों बनाए जाते थे, इनके ऊपर कह सकते हैं कि जो रूलर्स थे वो इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे थे। तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि उस टाइम पे एक ये जो आर्किटेक्चर का था उसमें गेटवे को इतना अच्छा बना दिया जाता था कि आप कई मील दूर से भी आप इस चीज का पता लगा सकते हैं कि वहां पर मंदिर है। किस चीज को देखकर, गोपुरम को देखकर। गोपुरम क्या थे, मंदिर में एंट्री करने के गेटवे, यानी कि गेट की जो एंट्री होती है, जहां पर आप मंदिर की स्टार्टिंग होती है, जहां पर आप मंदिर में एंट्री करने के लिए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता था, उनको गोपुरम बोला जाता था। तो क्वेश्चन है व्हाट आर गोपुरम्स। गोपुरम क्या थे, गेटवे थे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है इसमें, शिखर। शिखर का निर्माण किया जाता था, यानी कि शिखर क्या होते थे, जो मंदिर का टॉप पार्ट होता था। टॉप पार्ट होता था, इसमें वही चीज है कि आप एक तो गोपुरम को देखकर, एक जो टेम्पल है उनके शिखर को देखकर इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि इस एरिया में ये मंदिर है। तो उनको जितनी हाइट पे लेके जाया जा सकता था, जितना पॉसिबल हो सकता था, जो रूलर्स होते थे जब टेम्पल का निर्माण करवाया जाता था उनके द्वारा, तो वो इन दो चीजों के ऊपर खास ध्यान देते थे, एक गोपुरम और सेकेंड उनका जो शिखर होता था उनके ऊपर। यानी कि जो मंदिर की टॉप पार्ट होता था, जो चोटी जिसको हम बोल सकते हैं, साथ में गोपुरम उसका गेटवे जहां से आप एंट्री करते हैं, इन दोनों चीजों के ऊपर टेम्पल कंस्ट्रक्शन में विजयनगर एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज और है इसमें, गर्भगृह। वो चीज क्या थी, वहां पर क्या होता था कि जब आप मंदिर में एंट्री करते हैं, जहां पर आपका जो मेन डायटी होता है, देवी देवता होते हैं, उनकी जो कह सकते हैं मूर्ति स्टैब्लिश की जहां पर की जाती है, जहां पर उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती थी, उसको बोला जाता था गर्भगृह। अब कहते हैं कि गर्भगृह में क्या करने के लिए जाते थे, वहां पर पूजा करने के लिए जाते थे, पुजारी वगैरह जो होते थे वो। तो मेन जो देवी देवताओं को रखने की जो स्थान होता था उसको बोला जाता था गर्भगृह। विजयनगर एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको तीन चीजें बनाई टेम्पल से रिलेटेड। फर्स्ट गोपुरम, सेकेंड शिखर एंड थर्ड इज गर्भगृह। आई होप आप तीनों ही चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं विच बैटल लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी बैटल थी, कौन सी लड़ाई थी जिसमें विजयनगर एम्पायर पतन की तरफ चला गया था, या कह सकते हैं कि खत्म होना शुरू हो गया था। एंड द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565, 1565 में तालीकोटा की लड़ाई, या आप इसको मैंने दूसरा नाम, सेकंड नाम भी बताया था तालीकोटा। अगर आपको नहीं मिलता है तो दूसरा नाम है इसका राक्षसी तांगड़ी। दोनों ही जो नाम है, जो दोनों ही जो बैटल थी वो सेम है, और कब हुई थी, ये 1565 में हुई थी। मैंने बताया था किसके बीच में हुई थी, तीन एम्पायर बताए थे, तीन राज्य बताए थे जो कि इसके पड़ोसी राज्य थे विजयनगर एम्पायर के, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तीनों की सेनाओं ने मिलकर जो रामराय थे, इनके चीफ थे, आर्मी चीफ, उनको हराया था 1565 में। उसके बाद अलग अलग पार्ट्स के ऊपर तीनों ने ही विजयनगर के जो एरियाज जिनके हाथ में आए उनके ऊपर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु वर कुदरे चेटीज। ये जो डेफिनेशंस वर्ड आते हैं स्टूडेंट्स, इनके ऊपर ये ही हमारे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें पुट आउट होते हैं। तो एक वर्ड आया हमारा कुदरे चेटीज। कुदरे चेटीज किनको बोला जाता था, जो हॉर्स मर्चेंट होते थे, जो घोड़ों के व्यापारी होते थे। अब कुदरे चेटी का मतलब क्या हुआ, कुदरे चेटी मतलब कि उस टाइम पे क्या होता था कि जो हॉर्स वगैरह होते थे उनका व्यापार होता था, और जो विजयनगर एम्पायर था उनका अरब के साथ इस चीज का घोड़ों का व्यापार होता था। उसके लिए क्या बनाया जाता था कि उसके लिए यूनियंस वगैरह बनाई दी जाती थी, और जो इस काम को करते थे, यानी कि हॉर्स के जो मर्चेंट्स होते थे, जो घोड़ों के व्यापारी होते थे, जो इनको बेचने का काम करते थे, खरीदने का काम करते थे, उनको क्या बोला जाता था, कुदरे चेटीज। तो कुदरे चेटीज इट मीन्स हॉर्स मर्चेंट्स, घोड़ों के व्यापारी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, द नेम हम्पी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम लोकल मदर गोडेस। लोकल जो मदर गोडेस थी उसके बारे में मैंने आपको बताया, कौन थी, पंपा देवी थी। साथ में एक और जो देवी देवताओं का मंदिर था, इनका जो फेमस मंदिर थे विजयनगर एम्पायर के, वो कौन से थे, विरूपाक्ष टेम्पल एंड पंपा देवी। तो जो ये पंपा देवी टेम्पल था, जो कह सकते हैं कि इनकी लोकल मदर गोडेस थी, उसका नाम था पंपा देवी। और जो हम्पी वर्ड था ये वहीं से लिया गया था, यानी कि हम्पी नाम किसके नाम पर रखा गया था, पंपा देवी टेम्पल के नाम पर ही जो हम्पी था उसका नाम रखा गया था। अब उसके बाद करते हैं द हिरिया कैनल, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स ड्रू वाटर फ्रॉम। वाटर का जब हमने इनके वाटर रिसोर्सेज देखे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कमलपुरम था, जिसे जो टैंक बनाया गया था उससे वाटर सप्लाई होती थी, साथ में जो हिरिया कैनल थी वहां से सप्लाई होती थी। तो जो हिरिया कैनल थी उसका जो कहते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स के लिए थे, सबसे इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे वाटर रिसोर्सेज के रूप में। तो इसका जो पानी था वो कहाँ से, इस नहर में जो पानी था वो कहाँ से आता था, कौन सी रिवर से आता था,
तो वो रिवर से आता था तुंगभद्रा रिवर से। यानी कि तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर दोनों मैंने आपको बताई थी कि उनके बीच का जो एरिया था वो विजयनगर के दोनों कह सकते हैं कि दोनों ही नदियों के किनारे पर ये सिचुएटेड था। तो उसके बाद हिरिया जो कैनल थे उसका जो पानी था वो कहाँ से आता था, तुंगभद्रा रिवर थे। अब उसके बाद आती है लास्ट क्वेश्चंस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपका बनता है कि जो फाउंडर थे हु वाज फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के फाउंडर के रूप में हरिहर बुक्का 1336। हरिहर और बुक्का ये क्या थे, ये दोनों ही भाई थे और इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था 1336 में 1336 में विजयनगर एम्पायर को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा लॉन्ग जो चैप्टर है वो भी नहीं है हमारा, इम्पोर्टेंट ही सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें मेन बेसिक सी बातें बनती हैं इनके टेम्पल्स के बारे में, साथ में इसके फाउंडर के बारे में, इनकी डायनेस्टीज के बारे में, और इनके जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई थी, महानवमी डब्बा था, कमलपुरम था, जो शाही आवास थे उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, हाथियों के जो अस्तबल थे उनके ऊपर। तो स्टूडेंट्स आई होप आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चैप्टर में से आपके जो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो पुट आउट होते हैं, साथ में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें से बनते हैं। चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करके इसके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और इसको लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।